वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। अभी आपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मैसेज देखा कि वो भी चाह रहे हैं कि जो ये मज़दूर हैं, ये इनकी भी जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है ये भी इम्प्रूव हो और मेन स्ट्रीम में शामिल हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नेक्स्ट 30 या 40 ईयर्स ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन हाँ, इनकी नेक्स्ट जो जनरेशन है शायद वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो पाए, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो अभी जो अनप्रेसिडेंट ह्यूमन क्राइटेरियन, जो ह्यूमैनिटेरियन इशू जो क्राइसिस हुआ है, उस पर कोई भी किसी भी आर्टिकल में किसी मीडिया ने कोई एक राइट टू रिकॉल पर कोई डिस्कस नहीं किया। राइट टू रिकॉल कि देखिए, जो अब इन लेबर्स के साथ, मज़दूरों के साथ जो हुआ है, तो उनके दिमाग में कुछ तो आया ही होगा कि हमने हमारे जो नेताओं को वोट दिया, प्रीशियस एक ही वोट होता है, सिंगल वोट। देखिए, वोट की वैल्यू चाहे वो अंबानी की वोट की वैल्यू या एक मज़दूर की, वो सेम है। लेकिन उनके बारे में ठीक है, सरकार के अपने जो रिसोर्सेज थे, जो जैसा भी उन्होंने वो कर पाए बेस्ट वो किया, लेकिन वो बहुत लिप सर्विस था। और जो ये क्राइसिस था ये बहुत ही एक एक्सट्रीम स्टेज का था। और उनके दिमाग में आया होगा कि जिन नेताओं को हमने भेजा पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, क्या उन्होंने हमारे लिए जो एफ़र्ट्स थे वो सफिशिएंट एफ़र्ट्स थे उनके पार्ट पर। तो उनको ये लगता है कि अगर काश इस देश में राइट टू रिकॉल होता तो हम उनको वापस बुला लेते हैं। और यही राइट टू रिकॉल है कि जो अगर आपके नेता लोग हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज एमएलएज हैं, अगर वो अपने परफॉर्मेंस पे खरे नहीं उतरते हैं, या कोई मिसकंडक्ट उनके पार्ट पे है, इनएफिशिएंसी उनके पार्ट पर है, या वो आपकी लोकसभा या स्टेट असेंबली में आपके जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर रेज नहीं करते हैं, या पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी देयर इज अ डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन देयर पार्ट, तो ऐसे नेताओं को क्या 5 साल से पहले ही उनको वापस बुलाया जा सकता है? तो दिस इज़ व्हाट द राइट टू रिकॉल। और ये जो साउंड जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें तो है ही ऑलरेडी, ये बहुत सारे डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, यूएस के 30 जो आउट ऑफ 50 स्टेट्स में है, आपके स्विट्ज़रलैंड क्लासिकल एग्जांपल है, तो आपके बहुत सारे कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी है। उस पर हम जब स्लाइड्स पे जाएंगे तो उनको भी देखेंगे। अब आपको पता ही है कि देखिए, कोई भी आपकी पहले बात तो हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी की अपनी कुछ वैसे ही लिमिटेशन हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। अगर जैसे मैं यूके की बात करूँ, उन्होंने रेफरेंडम किया ब्रेक्सिट के लिए कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, राइट। तो 51:49, तो वहाँ लोगों ने डायरेक्ट वोटिंग किया। हमारे में ये फिजिबल नहीं है कि 5 साल में जो वोटिंग होती है उसी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका अभी का जो था आई थिंक 9000 करोड़ के आसपास का है, और वैसे अनऑफिशियली लाइव मिंट या दूसरी जो रिपोर्ट्स उनके हिसाब से तो 60,000 तक जा चुका है। तो इसलिए यस, 130 या 133 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें 90 करोड़ के आसपास वोटर्स, तो ये बड़ा मुश्किल है। हम तो इनफैक्ट अगर ये हो जाए कि आपका वन नेशन वन इलेक्शन, अगर आपका वो, फिर उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि एमपीज़ के साथ एमएलए का इलेक्शन हो। दैट इज आगे क्या होता है। फ़िलहाल हम जो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है ही है, ऊपर से आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखिए जो पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखिए आपका इंटरनल फ्रीडम है नहीं, इंटरनल फ्रीडम है नहीं, तो आपको पता ही है कि अनडिजायर्ड कैंडिडेट्स को टिकट मिलती हैं, यानी कुछ सिलेक्टेड लोग। ये कुछ पार्टी में जैसे भी देखा गया कि उनकी वो फैमिली लिमिटेड कंपनी बन चुकी है पॉलिटिकल पार्टी, राइट। उसमें आप देखेंगे कि जो, अब मैं अगर यूके की यूएसए की बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में वहाँ इंटरनल फ्रीडम है, वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद जो जीता है वही उसी को टिकट मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा सेटअप नहीं है। और मतलब ये ट्रेविस्टी है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं है। ये 10th शेड्यूल में जब आपका 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, तब फर्स्ट टाइम आपका ये पार्टी वर्ड उसमें आया, लेकिन वो भी आपका एंटी डिफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन कहीं पे भी इंटरनल डेमोक्रेसी, यस, आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो उनके ऑफिस बीरर हैं, यस, उनका एक वो खाना पूर्ति करके इलेक्शन कमीशन में उसकी कॉपी दिखा देते हैं। लेकिन जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब टिकट अलोकेशन होता है, जब सीट अलोकेशन होता है बिफोर इलेक्शन, तो उस समय कहीं पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड इलेक्शन ऑफिस में नहीं जाता है कि किस तरीके से वो इस कंक्लूजन में आए कि दीज आर द सुटेबल कैंडिडेट्स। तो ये अपने आप में ही जब आपकी बॉटम लेवल पे पॉलिटिकल
आपकी स्पेसिफिक पार्टी में ही फ्रीडम नहीं है, तो फिर आप व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कि किस लेवल की डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कंट्री में होंगी। और तभी तो ये हाल है कि आपके 43% जो है आपके क्रिमिनल्स अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं। सो इसमें एक ही इलाज है, देखिए कोई भी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियन कभी भी नहीं चाहेंगे, देखिए वो ये भी नहीं चाहते कि उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आरटीआई के दायरे में आएँ, नहीं चाहते, नहीं होने दे रहे वो। ऐसे ही वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो फ्रीडम है, उनके द वे दे वांट, उस पर कोई कार्ब हो, कोई लिमिटेशन हो। हाँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ही कर सकती है। जुडिशरी ने कुछ एफर्ट किए हैं, कुछ डिसीजन आए, हम देखेंगे स्लाइड्स में, और उसकी वजह से कुछ थोड़ा हल्का सा, लेकिन ये भी एक लिप सर्विस है। और यहाँ पे मैं जुडिशरी के पार्ट पे भी ये मानता हूँ कि जब वो एनजेसी 1 साल में स्टक डाउन कर सकते हैं, जो 2014 में आया, बीजेपी गवर्नमेंट लेके आती, वो 15 में उसको स्टक डाउन किया, क्योंकि वो उनकी इंडिपेंडेंसी जो थे उसको कर्ब कर रहा। तो क्या ये 5 ईयर में या 3 ईयर्स में आपके इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट सजेशन कर सकते हैं? इनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्टक डाउन की जा सकती हैं। यानी जुडिशरी इज़ द ओनली ऑर्गन जो आपके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला सकती है, और आपके राइट टू रिकॉल जैसे, दो इट इज़ लास्ट स्टेप इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो मैं यहाँ पे जो इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये काम जुडिशरी को ही करना है, या तो ये 5 साल में कर दें या अगले 30 साल में कर दें। तो लेट अस सी, मूव टू द आवर स्लाइड्स। अभी ये टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये मैंने लिख रखा है, प्लीज़ गो थ्रू इट। राइट टू रिकॉल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब रीजन जो आपके रिकॉल के, आपको पता है करप्ट प्रैक्टिसेस, हमारे जो पॉलिटिशियन जो मैंने पहले बताई है, तो करप्ट तो हैं ही, और आपका करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है, हम उसमें 180 कंट्री में 80th प्लेस पे हैं। और ये तो आरटीआई, क्रेडिट गोज टू आरटीआई, कि जिसकी वजह से आधार हाउसिंग स्कीम वगैरह काफ़ी एक्सपोज हुए, आपकी 2G, कोलगेट, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। ये नॉन एफिशिएंट मैंने बताया ही आपको कि देखिए, अगर मैं एमपी लैंड फंड की बात करता हूँ, अब इसमें जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि 5275, तो यानी मोर देन 5000 करोड़ इन्होंने अनस्पेंड करते, ये खर्च भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब, या तो देखिए जो प्रोजेक्ट हैं वो ईयर मार्क करता है एमपी, लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम ऑफिस के थ्रू। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ हों, बट ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका जो इतना पैसा आपका अनस्पेंड रहता है। अब यहाँ पे एमपी लैंड की जो रिपोर्ट है आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप देखिए 16 लोकसभा की हम बात करें तो 1734 करोड़ अनस्पेंड, ओनली 91 करोड़ स्पेंड। तो इसका मतलब ये एमपी लोग काम नहीं कर रहे क्या? इसके कुछ और भी ग्राउंड्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके एक डेक्कन हेराल्ड का एक आर्टिकल था जिसमें आपके चेयरमैन बात करते हैं, आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट नायडू राज्यसभा के, तो वो ये कह रहे हैं कि 95 जो आपके ऐसे एमपीज़ थे आउट ऑफ 244 के जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में एब्सेंट रहे, यानी जो उनका मैंडेट था, उनका काम था, वो उसमें वो काम भी नहीं किया। अब आपकी हॉर्स ट्रेडिंग है, डिफेक्शन इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनकी जो मॉरलिटी और इंटीग्रिटी का जो स्टैंडर्ड है आपको पता ही कितना हाई है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सभी एमपी जैसे हैं, सभी मिनिस्टर्स ऐसे हैं, कुछ वाकई में बहुत अच्छे भी हैं। अभी यहाँ पे जो अभी जैसे इंटर स्टेट लेबर माइग्रेशन का इशू मैंने बताया ही आप लोगों को। अगर मैं बात करूँ कि 2018 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेशन के टाइम पे अपना क्रिमिनल एंटीसेडेंट यानी अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताएंगे, कितनी एफआईआर कटी हुई हैं, कितना उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, किस पूरा कंप्लीट या किस केस में कन्विक्शन है, पूरा डिटेल बताना है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अभी फैब में नेक्स्ट ईयर फिर क्या हुआ कि अभी उनके कंटेम्प्ट पिटिशन डाली उनके अगेंस्ट, तो यानी वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को बाईपास करते हैं। अब यहाँ पे एक पीआरएस इंडिया की एक रिपोर्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि राइज ऑफ द एमपीज विद क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम 14 to 17 लोकसभा, तो इसमें 14, 15, 16, 17 चार लोकसभा का जिक्र है, यानी 20 ईयर्स का। तो इसमें देखिए आप 2019 पे चलते हैं, तो आपका 15 जो रेड कलर में है द सीरियस जो क्रिमिनल चार्जेस जिनके अगेंस्ट हैं वो एमपीज हैं, और आपके जो ब्लू कलर में है वो नॉन सीरियस लेसर डिग्री के जो चार्जेज हैं। तो आप देख सकते हैं आपका एक साइड तो डिक्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम, लेकिन दूसरी साइड आप देखिए कि 2004 में क्या पोजीशन थी, 2019 में क्या पोजीशन है, तो ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है।
अभी वेल्थ शेयर की बात करते हैं, देखिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में एमपी एमएलए आई थिंक गरीब लोग तो 1 या 2% रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कितने 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ के बीच में है, और कितने 2 करोड़ से ज़्यादा है, और कितने 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो 50% तो 5 करोड़ से ज़्यादा है। और इनकी जो वेल्थ सेट है वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होती है, 100 टाइम्स भी। मैं उस रिपोर्ट पर नहीं गया अभी। अब क्रिमिनल चार्ज की बात करते हैं, वहाँ तो बात की थी हमने आपके टोटल, लेकिन अगर मैं पार्टी वाइज भी देखूँ तो इस समय जो बीजेपी का आंकड़ा है वो काफ़ी सबसे आगे है। इसमें देख लीजिए 87 विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेज और 29, लेकिन ऐसी कोई भी पार्टी इसमें नहीं है कि जिसमें आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ना हों। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्कैन की। अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ तो कनाडा में भी जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है, ये नॉट कोलंबिया कंट्री, कोलंबिया अलग कंट्री है और कोलंबिया एक अलग है। ब्रिटिश कोलंबिया ये एक स्टेट है कनाडा के अंदर, प्रोविंस यू कैन से। तो वहाँ पे जैसे 1995 में आया और वहाँ पे 24 एफर्ट्स किए गए 95 से लेकर 2003 के बीच में। तो बहुत कम स्पेन में 8 ईयर्स में, लेकिन एक ही सक्सेसफुल हुआ। तो राइट टू रिकॉल अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो यस कुछ सक्सेस रेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है जो पॉलिटिशियन घबरा रहे हैं। अगर मैं वेनेजुएला की बात करता हूँ तो वहाँ पे 99 में आता है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट इसको लेके आए थे उन्हीं के अगेंस्ट आरटीआर ये लागू किया, और 2004 में समहाउ ही सर्वाइव्ड। फिर यूएसए की मैं बात करता हूँ तो आउट ऑफ 50 में 30 स्टेट्स आपके हैं। कैलिफोर्निया में अभी तक 2 बार ही ये इसको इन्वॉक किया है, और एक बार कैंडिडेट ने खुद रिजाइन दे दिया 1914। तो 1914 के बाद फिर 1995 में, यानी इस बीच कोई भी राइट टू रिकॉल नहीं हुआ यूएस के अंदर। और वहाँ पे जो गौरी डेविस थे उनको रिप्लेस किया गया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा। अब फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस में भी 2008 में, फिलीपींस तो आपको पता ही एशियन कंट्री है, और वहाँ पे इसको फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से 2008 में इसको बंद कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, और फिर 3 to 4 इसके बाद इसको वापस रिस्टोर कर दिया था। और युगांडा जैसे गरीब जो कंट्री है उसमें भी आपको राइट टू रिकॉल है। और स्विट्ज़रलैंड में आपके देखिए वहाँ कैंटन यू कैन से और प्रोविंस और स्टेट की तरह है। तो 6 जो उसमें 26 में से वहाँ पर ये है। अब आपके देखिए जो इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है, आपके रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 और 51 इन 2 से रेगुलेट होता है आपका। अब प्रोग्रेस ऑफ राइट टू रिकॉल इन इंडिया, देखिए वैदिक टाइम से आपका रिकॉल है। जो आपका धर्म, जो राज धर्म है आपको, तो उसमें अगर जो राजा धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसको रिकॉल किया जाएगा, उसको वापस बोला जाएगा, ये काम होता था। तो ये कोई राइट टू रिकॉल का नया कंसेप्ट नहीं है। और इसको सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी भगत सिंह की पार्टी, तो वहाँ पे सचिंद्र नाथ सन्याल ने राइट टू रिकॉल ऑफिसर्स के बारे में बात की थी। तो देखो कि उस समय भी 1924 में भी सर्कुलेशन हुआ, इसके ऊपर लेटर्स आर्टिकल्स लिखे गए। तो 1944 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एम एन रॉय थे उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। फिर सोमनाथ चटर्जी साहब जो हमारे दबंग स्पीकर रहे हैं, तो उन्होंने भी राइट टू रिकॉल की बात की। हाँ, राइट टू रिकॉल कुछ स्टेट्स में है, आप चेक कर सकते हैं अगर कोई इधर उधर, क्योंकि जैसे अभी शायद छत्तीसगढ़ में इसको एबोलिश भी कर दिया है, बिहार से झारखंड अलग बन गया आपका, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पुराना जो स्टेट है, क्योंकि बाद में कुछ स्टेट बन भी गए, बढ़ भी गए ना। अब राइट टू रिकॉल जो लोकल बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, उसका रीज़न ये रहा कि जैसे अगर मेयर को रिकॉल करना है तो उसमें जो काउंसलर हैं वो आपके वोटिंग सिस्टम है। एक्चुअली जो सिंपल वोटर है उसका कोई रोल नहीं है उसमें, और फिर वहाँ पे वो पॉलिटिक्स बाजी ज़्यादा होती है। अगर मैं बिल का एफर्ट करूँ तो वरुण गांधी जी जो है 2016 में एक अपना जो बिल लेके भी आए थे इसके ऊपर, लेकिन समहाउ इट डिड नॉट वर्क। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर इलेक्टर। देखिए इलेक्शन ठीक है, वो जो राइट टू रिकॉल के बारे में बात करते हैं कि पहले इतना ज़्यादा खर्चा हो गया तो इसको कैसे हम बियर कर पाएंगे। अभी जो शुरू में एक वोटर के ऊपर जो खर्च होता था 60 पैसा होता था 1952 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, लेकिन आज ये एक्सपेंडिचर बढ़ के 46 रुपीज़ 40 पैसे हो गए हैं, यानी यू कैन से 47 रुपीज़। और अब ये जो डाटा है ये बजट 1920 का डाटा है, जो आपकी 17 लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें टोटल एक्सपेंडिचर 8,966 करोड़ हुआ। और जब इसको मैंने जो नंबर ऑफ कैंडिडेट से नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड किया तो ये निकल के आ जाता है ऑलमोस्ट 16.5 करोड़, यानी 20 करोड़। यानी जब कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट या उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होता है, आपको पता ही है। तो बाई इलेक्शन होता है तो तभी भी तो इलेक्शन होता है दोबारा से। तो ऐसे राइट टू रिकॉल अगर 1 से वाइल होता है तो उसमें आपका मैं टू बी हायर साइड 20 करोड़ का एक्सपेंडिचर आता है, सपोज आज के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से। तो
ऐसा भी नहीं है कि जो एक अप्रीहेंशन है कि राइट टू रिकॉल, अगर 50% एमपीज़ का राइट टू रिकॉल होगा तो एक प्रकार से तो ये लगा लो कि दोबारा से इतना बर्डन पड़ जाएगा। आप उसकी टर्म एंड कंडीशन इस तरीके से रखाइए, उसके जब जैसे मोमेंट ये आएगा तो उनको लोगों को खतरा भी रहेगा, वो टॉप पे रहेंगे। अब मेरे हैं क्लासिकल व्यूज़, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे व्यूज़ बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े काम आएंगे आपको। और फिर हम आगे बात करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आपको एक फेयर बैलेंस आइडिया देगा अपने आंसर लिखने के लिए। मेरे व्यूज़ जो थोड़े से हो सकते हैं कि थोड़े से रियलिस्टिक हैं, तो आप लोगों को सोच समझ के यूज़ करना है, थोड़ा सा वर्ड्स को बड़ा सॉफ्ट यूज़ करना है फिर आपको। अब मेरे व्यूज़ यही हैं कि देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आप जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनको, या इनएफिशिएंट कैंडिडेट हैं, उनको आने ही मत दीजिए ना, आप बाद में उनको रिकॉल करने की नौबत ही ना आए। तो इसका एक इलाज है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें फ्रीडम हो, यानी वो अच्छे कैंडिडेट आइडेंटिफाई करें, और वो आइडेंटिफाई देखो अपने आप से करेंगे नहीं। ये मुद्दा देखिए, आपको पता ही है हमारा जो ह्यूमैनिटी का, इंटीग्रिटी का जो स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है, तो कुछ ना कुछ चाबुक डंडा चाहिए। तो उसी की वजह से फिर यही होगा कि इस पर कि कानून बने, कानून ये बनाएंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को ही स्टेप इन करना पड़ेगा, और फिर ये कुछ आगे ऐसी डायरेक्शन है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट आरपीए जो उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और मैं इसमें ये भी बात करना चाहता हूँ कि जो विप है, चाबुक मास्टर, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में आते हैं, देखिए उसमें जो आपका जूनियर सेकंड ग्रेड का जो नेता है वो अब बोल ही नहीं सकता, तो उसका भी तो अपना एक आर्टिकल 19 में राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वो किसी बिल के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, वो अपने व्यूज़ नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी की डायरेक्शन है कि भैया आपको इस बिल के फेयर में वोट करना है, और पार्टी का स्टैंड है तो आपको यही पार्टी का स्टैंड फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अपने आप में एक डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, आई थिंक वो डिमिनिश्ड हो रही हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ठीक है, एक आयराम गैराम को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अपने कुछ एक उसको बाइफर्केट करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं उससे ज़्यादा बोलूँगा एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर ये टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मैंने पहले बताया कि वो एक प्राइवेट एंटिटी की तरह काम करती हैं। अभी एक 170th कमीशन की रिपोर्ट जो 1999 में आई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि जो इंटरनल जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, और उसको डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में उसको लेके आना पड़ेगा। अब 2015 में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ लेजिस्लेटिव रिड्रेसल की ज़रूरत है, जैसे यानी आरपीए वगैरह में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपका देखिए, सबसे बड़ा जो फ्रॉड है, सबसे बड़ा अनडेमोक्रेटिक स्टेप जो मैं कहूँगा, वो है टिकट एलोकेशन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। घूम फिर के बात वहीं आ रही है। अब यहाँ पे जो उनके ऑफिस बियरर हैं, जैसे आपका पार्टी का प्रेसिडेंट है, आपका ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, उनका तो एक इलेक्शन का वो दिखा के फॉर्मेलिटी करके और इलेक्शन कमीशन में भेज देते हैं। लेकिन जब टिकट एलोकेशन होता है उसकी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होती। जो उनकी सेंट्रल जो आपकी इलेक्शन कमेटी होती है, तो उसमें जो टॉप के बॉस बैठे हैं, तो वही लोग डिसाइड कर देते हैं कि किसको कहाँ। और इसके भी पीछे सबसे पीछे क्या होता है कि विनिंग कैपेबिलिटी देखी जाती है। अगर सपोज मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, आप अपने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उठा के देख लेना कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी आपके स्टेट में ऐसी हो सकती है कि पर्टिकुलर कास्ट वाले बंदे को ही वहाँ से टिकट मिलेगी, यानी कैंडिडेट ए हो सकता है, कैंडिडेट बी हो सकता है, कैंडिडेट सी हो सकता है, लेकिन वो मिलेंगे एक ही कम्युनिटी से, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट उस कम्युनिटी की जो वोटर हैं वो ज़्यादा हैं। तो पूरा सर्वे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद एनालिसिस करते हैं। तो यानी ये सारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं ये बैकफुट पे हैं, और सबसे आगे विनिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि जीतना ही एक लक्ष्य है। तो यहाँ पर उसमें ये हो सकता है कि अगर इसमें आरपीए में अमेंडमेंट लाया जाए और इलेक्शन कमीशन का एक जो मेंबर या उनका कोई नॉमिनेटेड वो वहाँ पर उनकी प्रेजेंस के सामने वोटिंग हो, जैसे आपका यूएस में होता है, यूके में होता है आपका, तो वहाँ पे इंटरनल जो पॉलिटिकल फ्रीडम है पार्टीज़ में, और इलेक्शन के बेस पे टिकट मिलती है वहाँ पर। तो अगर इंडिया में हो जाए तो ये स्टेपिंग स्टोन हो सकता है पोल रिफॉर्म्स में। और जो जिस कैंडिडेट के, देखिए आपको पता है कि आज के दिन अगर किसी को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है और फिर उसके बाद 6 ईयर कूलिंग पीरियड है, तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी कैंडिडेट को अगर किसी नेता को मान लिया सपोज 3 ईयर की पनिशमेंट हो जाती है, तो 3 + 6 तो 9 ईयर के लिए आराम करेगा। 3 ईयर जेल में बिताएगा, 6 ईयर अपने घर बैठेगा, और 9 ईयर के बाद दोबारा फिर वो सफ़ेद कपड़े पहनकर फिर वो अपनी राजनीति स्टार्ट कर सकता है। तो ये जो कूलिंग पीरियड है, तो ये भी इसमें मैं तो कहता हूँ कि अगर चार्जेस फ्रेम हो जाता है, हमको पता है पहले एफआईआर कटती है, फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, फिर कोर्ट ऑफ लॉ चार्जेस फ्रेम करते हैं, और चार्जेस जनरली तभी फ्रेम होते हैं जब कुछ सब्सटेंस हो। तो ये स्टेज वहाँ पे लेके आनी चाहिए कि अगर चार्जेस फ्रेम है किसी अगेंस्ट, तो वो टिकट के लिए दावेदार ही नहीं है।
अब अगर हम बात करते हैं नोटा की, देखिए नोटा क्या है, नोटा इज़ आपका राइट टू रिजेक्ट है बेसिकली, ठीक है। आपका ये पहले नोटा पे जब 2011-12 में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का जो ये हुआ तो उसके बाद काफ़ी मोमेंटम पकड़ा और कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी इसमें। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ऑल इंडिया अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 1.1% है। हाँ, कुछ जगह इसका जो विनिंग कैंडिडेट ने जो जीता उससे ज़्यादा मार्जिन जो रहा है सेकेंड नंबर वाले से, उससे ज़्यादा नोटा के वोट पड़े हैं। पर नोटा भी बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं, कोई भी अपना वोट ख़राब नहीं करना चाहता। पुडुचेरी जैसे मैं मान लिया कि 3% तक नोटा डाला, तो ये कि यही है कि भैया मैं जो ये आप लोगों ने मेरे ऊपर थोप दिए जो कैंडिडेट चंपत सिंह कंपत सिंह, तो इनको मेरे को इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आई विल गो फॉर नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी स्टेबल कैंडिडेट नहीं है। तो नोटा यस एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, लेकिन अभी तक इसका बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था उसमें, बट स्टिल ये ज़रूरी है। अब मैं राइट टू रिकॉल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन जैसे एस वाई कुरैशी साहब उस समय इलेक्शन कमीशन 2012 तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इट इज़ नॉट फिजिबल, प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और आपको पता ही है कि कितने आपके पोलिंग बूथ बनाने पड़े, कितनी मैन पावर, कितने सिक्योरिटी फोर्सेज, 5 साल में एक बार इलेक्शन कराना ही मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज, तो फिजिबल नहीं है। तो ये अगर मैं बात करूं पोल रिफॉर्म्स की, ऐसा भी नहीं है कि इसको मैंने जैसे बाई इलेक्शन केस को कंपेयर करके बताया तो किया जा सकता है, बट हाँ यस इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। और तो यहाँ पे अब सारा खेल जो आता है इस पे जो राइट टू रिकॉल का जो ड्राफ्ट बनाने पे पूरी इस पे रिसर्च करके, और एटलीस्ट जैसे अगर 25% उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, देखिए एमपी की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बात करूँ तो 15 to 20 लाख वोटर्स होते हैं, तो उसका 25% निकाला जाए तो ये लगा लीजिए 3 से 4 लाख के करीब जो लोग हैं वोटर्स हैं वो सिग्नेचर करें पिटीशन पे, और फिर उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो। हालांकि अपने आप में ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट इसको मेटिकुलसली प्लान किया जा सकता है। जैसे मैं बताऊं कि राइट टू रिकॉल ग्रुप ने तो प्रॉपर अपनी साइट पे ड्राफ्ट तक तैयार कर रखा है इस चीज़ पे, तो काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च बड़े अच्छे से कर रखी है मेटिकुलसली। और अभी सारा खेल जो है इसके ड्राफ्ट पे ही है। अगर ड्राफ्ट आपने अच्छा बना रखा है तो ठीक है, अगर ड्राफ्ट आपने वही लोकल बॉडी जैसा बना रखा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब जुडिशरी रोल देखिए, मैंने पहले बताया कि जो आपके रिफॉर्म्स हैं वो जुडिशरी साइड से ही होते हैं। ये बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिन्होंने इस पर अच्छा काम किया है, ये इस पर नाम मेंशन करके हैं। ओनली जुडिशरी कैन डू इट। इट सीम्स हार्श लैंग्वेज ऑन माई पार्ट, बट ये सच्चाई है। और मैं 2013 की जो ईयर है 2013 को मैं तो ये कहता हूँ कि इट वॉज द पोल रिफॉर्म्स ईयर, क्योंकि अगर आप सामने देखेंगे 4 डिसीजन 2013 में ही आए हैं, और ये जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशल सर्विस की या सिविल सर्विस की, ये चारों केसेज आपके सीधे आ भी सकते हैं, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा। पर्सन कस्टडी टू बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टेंट, जो बंदा जेल में है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जन चौकीदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। एमपी एमएलए टू बी डिस्क्वालीफाइड ऑन डेट ऑफ क्रिमिनल कन्विक्शन। देखिए ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लोक प्रायरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 अगेन। देखिए इसमें क्या था कि जो पहले आपके अगर किसी एमपी एमएलए कन्विक्शन में हो जाती थी उसको 3 मंथ्स का अपील का टाइम मिलता था, फिर वो भाग जाता था हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट से, और फिर उसका हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर रिव्यू पिटीशन आपकी। तो इस तरीके से काफ़ी वो सारी जो रिड्रेशल मैकेनिज्म अवेलेबल हैं सारे करता था। तो यानी वो एमपी एमएलए बना रहता था और उस पर कोई असर तो पड़ता नहीं था। तो इसलिए ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर बोला कि नो, इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो थर्ड देखिए, वोटर्स राइट टू कास्ट नेगेटिव वोट, नोट अ राइट टू रिजेक्ट। ये भी आपका पीयूसीएल पब्लिक यूनिवर्सिटी सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 13 का केस आया। वीवीएपीटी, ये आपका सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी 13 का दो है। तो देखिए आप मतलब 13 ईयर जो 2013 का जो साल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा पोल रिफॉर्म्स के लिए। तो इसमें यही कहा कि जो आपका वोट वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इज़ इंडिस्पेंसेबल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी फिजिबल नहीं है उसके बगैर। तो यानी फ्री और फेयर इलेक्शन आपको पता ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। तो इसमें जो आपके जब वोट कास्ट करते हो तो वोट वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल एक छोटी सी मशीन होती है, जैसे बटन दबाते हैं तो उसमें से प्रिंट आउट निकलता है। तो उसने बोला कि आप ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से किसी रैंडमली किसी एक पोलिंग बूथ पे हम उसको मैच करेंगे, जितने वोट कास्ट हों उतने ही उसमें से प्रिंट आउट मैच करने के लिए, ताकि कोई फ्रॉड कुछ ना हुआ हो। तो इसमें उन्होंने फिर 1 से 5 बढ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि इनकी डिमांड थी कांग्रेस पार्टी की या जो पार्टी दूसरी गई थी मिलके, तो 50%, फिर लास्ट में 33% भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट में मना कर दिया कि ये फिजिबल नहीं है अभी इस स्टेज पे, क्योंकि उसके लिए वीवीपीटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। देखिए सारा क्या है कि लैक ऑफ फेथ है, उसकी वजह से सारा। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं जुडिशरी की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा क्रिटिकल होना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी नहीं चाहती कि वो आरटी एक्ट के दायरे में आए, राइट।
चाहता तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था, क्योंकि जब के.जी. बालाकृष्णन सीजेआई थे तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे सीआईसी डिसीजन के अगेंस्ट, कि सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे में था, सीआईसी का डिसीजन था। तो ये जो तीनों पावरफुल माइटी हैं आपके, चाहे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर हैं, जुडिशरी हैं, वो अपनी पावर इंटैक्ट रखना चाहते हैं और दूसरे को सजेशन देना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट टू वोट इंक्लूड्स राइट टू रिकॉल की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ये बहुत बोल्ड स्टेप हो सकता है, ये नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स भी इसको लग जाएं और इससे भी ज़्यादा लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोग पेटिशन पे जाते हैं, इसको कितना जस्टिफाई करते हैं और कितना ये हमारे जो और क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में आएंगे, और तो सारा एक उसमें की जो प्रैग्मेटिक सिचुएशन होगी उसके हिसाब से होगा। बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, शायद कुछ हो। अब यहाँ पे जो मैनिफेस्टो देखिए, उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाए, जैसे अजीत जोगी साहब जो छत्तीसगढ़ में जो अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे तो एफिडेविट पे लेके आए थे, तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए। दिस इज माई सोल आइडिया जो मैं सोचता हूँ। तो इसको आपको रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए और उसको लीगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करके, और दे शुड बी बेसिकली चार्ज फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर जो अपने जो मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए जो फ्रीबीज हैं, मैनिफेस्टोज हैं, वो बड़े सोच समझ के पॉलिटिकल पार्टीज डालेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, लोगों को चीट नहीं करेंगे, जो 70 ईयर से चीट करते आ रहे हैं। अगर सबसे जो पावरफुल लोग हैं अगर वही चीट करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि एनजेसी, देखिए जुडिशरी क्या है कि जब उनके ऊपर बात आती है, 2014 में जब नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, कि देखिए आपको पता है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वे जजेज आर अपॉइंटेड बाय द जजेज ओनली, वर्ल्ड में ऐसा कोई और दूसरा कंट्री नहीं है। तो जब ये एनजेसी लेके आए कि उनमें एग्जीक्यूटिव का हियर से होना चाहिए, जो 6 मेंबर्स की जो थी, तो उस कंपोजिशन 3 उसमें एग्जीक्यूटिव होने थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इट वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम बहुत सारे केसेज में बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, यानी जुडिशरी अपने केस में तो एक ही साल में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट को थ्रोली स्टडी करके जो पेटिशन डली हुई हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स जुडिशरी चाहे सुप्रीम कोर्ट तो 1 या 2 या 3 साल में कर सकती है। इमीडिएटली इनको आरटीआई के दायरे में लेके आए, अभी इमीडिएटली इनका जैसे ये आपका नोटा लेके आई थी स्ट्रगलिंग के बाद, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पेटिशन आपके सामने ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं और बहुत लोग आ जाएंगे अगर आप वेलकम करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग जुडिशियल विल इज रिक्वायर्ड अगर आप पोल रिफॉर्म्स चाहते हो, क्योंकि देखो पॉलिटिशियन खुद करेंगे नहीं, तो जुडिशरी इज द ओनली विंग विच कैन डू समथिंग। अब ये देखिए, यहाँ तक तो मेरे व्यूज़ हो गए हैं ख़त्म। अब आपकी आती बात एडवांटेज ऑफ राइट टू रिकॉल, आरटीआर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जो आरटीआर, फिर आगे डिसएडवांटेज। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज या एसएससी के दूसरे, तो ये ऐसे में बहुत काम आ सकता है। आपको पता है ऐसे बहुत आते हैं, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पोल रिफॉर्म्स, तो इसमें काफ़ी ऐसे आते हैं और 200 मार्क्स 100 मार्क्स के, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आप ये आइडियाज़ एक बैलेंस व्यू देके आना है पेपर में, हमेशा कभी भी वन साइड टिल्टेड नहीं होना चाहिए, प्रॉन्स कॉन्स दोनों देने हैं। तो टू इंश्योर द वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी मीन्स आपके जो अकाउंटेबिलिटी है इट शुड बी फ्रॉम टॉप। तो यानी आपका अगर सपोज कोई गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है, तो वो वहाँ से अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तो एक मैसेज आए डाउन द लाइन। आपको पता ही है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, जैसे 30% क्रिमिनल बैठे हैं, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स एडीआर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, और ये आपके एमपी एमएलएज आपके टॉप रहेंगे, प्रेशर उनके ऊपर प्रेशर माउंट रहेगा हमेशा, तो आप प्लीज़ गो थ्रू इट। और आप ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपको पता है वेरी एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी राजनारायण वाले केस में ठहरा चुका है। इससे जो आपकी डेमोक्रेसी वो भी डिपन होगी, और जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा जो खर्चा करें अभी इलेक्शन में करते हैं वो भी नहीं करेंगे। उनको पता है कि अगर अभी तो पैसा खर्च करके आप बन गए और लोगों ने रिकॉल कर लिया, तो बार बार मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। अब डिसएडवांटेज देखिए इसमें, ऑब्वियसली जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक एडिशनल बर्डन होगा, आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको अनड्यू प्रेशर पड़ेगा, ओवर स्ट्रेच होंगे, और आपका जो सेटिस्फेक्शन है आपका, देखिए आप यूएस में तो क्या होता है मिसकंडक्ट पे होता है, तो ये अपने आप मिसकंडक्ट होगा या नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस होगा, या आपका जो आपने मैनिफेस्टो में है, तो ये अपने आप में एक बहुत एक रिसर्च का टॉपिक है कि वो उसको कहाँ आपको लिमिट करनी है। तो अपने आप में एज ऑफ नाउ इट सीम्स वेरी वेग। तो ये आप बात करें डिसएडवांटेज साइड, तो इस तरीके से एक उनके ऊपर अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम की भी बात रही कैंडिडेट के ऊपर। तो इस तरीके से, और फिर जो कैंडिडेट हारा हुआ वो कैंडिडेट होगा, वो क्या करेगा, लोगों को उकसाएगा कि वो पिटीशन पे साइन कराएगा कि जो ऑलरेडी अभी कैंडिडेट है उसको किसी तरीके से रिकॉल किया जाए। तो इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एक इंस्टेबिलिटी का भी इश्यूज ये भी है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कि कई बार ये एक एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा, ऐसा भी कुछ लोग अपना व्यूज़ देते हैं इस पर।
लेकिन मेरा ओवरऑल मानना ये है कि आप इनकी चीज़ों की वजह से आप एक अच्छे जो डिसीजंस हैं, अच्छे जो पॉल रिफॉर्म्स हैं, उनको नहीं रोक सकते। तो फाइनली नटसेल में जो इसमें जिस्ट है इस पूरे इंटायर टॉपिक का, वो जिस्ट क्या है? जिस्ट यही है कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट टू रिकॉल सर्टनली इज ए गुड थिंग, गुड कंसेप्ट, बट बिफोर इट वी शुड गो फॉर अदर रिफॉर्म्स लाइक डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो आपका डिक्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स है वो होना चाहिए। आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी आपकी पार्टी के अंदर होना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसके लिए आपका आरपीए में अमेंडमेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और आपके उसके बाद जो एक एक्सपेंडिचर है, अब कई बार स्टेट इलेक्शन, आपकी स्टेट की फंडिंग की भी बात आती है इलेक्शन की। देखिए आप, हमारे पास रिसोर्सेज पहले बहुत कम है, आप पार्शियली फंडिंग सोच सकते हो, नहीं तो देखिए इन पार्टीज़ के पास, जो पुरानी पार्टीज, इनके पास पैसा बहुत है और ये सरकार का भी पैसा खा जाएंगे और अपना पैसा भी इनके पास है। तो मैं उसके थोड़ा सा वो जो टैक्स पेस की मनी है, मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि उसमें आई थिंक कि जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा अभी एज ऑफ नाउ। हाँ, जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप कुछ सोच सकते हो। तो उसका एक क्राइटेरिया किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च के बारे, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जहाँ पे इलेक्शन फंडिंग से होते हैं। एक दूसरा जो इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर तो स्पेंडिंग के ऊपर कैपिंग है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पे कैपिंग नहीं है। अगर मान लिया एक आपका एमपी का 70 लाख का अगर कैप है बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन उसकी पार्टी उस पर खर्च कर रही है, तो पार्टी पे तो कोई लिमिट नहीं है। तो अल्टीमेटली ये भी अपने आप में एक फिर फ्रॉड ही है, तो मीनिंगलेस है। आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, उनके भी सिक्रेसी का इश्यूज़ है। तो इसलिए मैं ओवरऑल ज़्यादा डिटेल में उस साइड में जाते हुए, तो राइट टू रिकॉल है, ये एक अच्छा स्टेप है। ये उससे पहले जो दूसरे मैंने जिक्र किया वो सारे इश्यूज़ करके, और एक लास्ट पैच होगा पोल रिफॉर्म्स में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और आपका क्या व्यूज़ है तो बताइए प्लीज़ कि राइट टू रिकॉल अच्छा है, इंडिया के लिए स्टेबल है क्या नहीं है, इससे पॉलिटिकल पोल रिफॉर्म्स, क्वालिटी ऑफ जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी। तो प्लीज़ आप आपके जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू, सो नाइस, जय हिंद।